हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 8 द आइज हैबिट का ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले जो है वो है कॉलोकेशंस। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है इस बॉक्स में? वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। The words highlighted in this sentence form an adverb verb collocation. In a language, a combination of words that is used frequently is called a collocation. Collocation उसको ही बोलते हैं जहाँ पे combination of words होता है और जो language में frequently वो use होता है। ठीक है। Some more examples of adverb verb collocations are strongly supports, badly damaged, never knew। ये combinations जो है, combination of word जो है, strongly supports, badly damaged, ये हम लोग language में हमेशा देखते हैं, हमेशा हम लोग literature में ये सब पाते हैं। togetherly, greatly admire। तो इस तरह का कलेक्शन मैं यहाँ पे कुछ खुद से ऐड किया हूँ। थोड़ा आप एक बार इसको साथ में रीडिंग कर लें तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, समझने में भी आपको हेल्प होगा। कॉमन एडवर्ब वर्ब कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस आर टू और मोर वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर। ऑफन गो टुगेदर मतलब हमेशा वो साथ में ही जाता है। ऐसे दो वर्ड्स या दो से अधिक वर्ड हैं जो हमेशा साथ में ही चलता है, साथ में ही लग के चलता है। They are combinations that are used by native English speakers all the time. Here are some common adverb verb collocations. तो ये जो दो वर्ड है ये oftenly एक साथ यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादातर समय में ये एक साथ यूज़ होता है। बैडली डैमेज, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में। द हरिकेन बैडली डैमेज द होल एरिया। badly hurt or badly injured. Two children were badly injured in the accident. Badly need, closely examine, completely forget, completely destroy, deeply regret. Later on, she deeply regretted her words. बाद में वो अपने शब्दों के वजह से पछतावा हुआ उसको, बाद में अपने शब्दों के वजह से पछताई। Distinctly remember. Eva distinctly remembers leaving the key at the reception. Firmly believe, firmly reject, ये सब बहुत यूज़ होता है लैंग्वेज में। Flatly refuse, freely admit, ये सब वर्ड्स जो है दो वर्ड्स का कलेक्शन है, दोनों एक साथ ही हमेशा यूज़ किया जाता है। Fully appreciate, fully recover, fully understand, greatly admire, hotly deny, rise steadily, seriously doubt, seriously think or seriously consider, sincerely hope, strongly advise, strongly criticize, totally agree, thoroughly enjoy, thoroughly inspect। तो ये सारे कुछ कलेक्शन है जिसका सेंटेंस को भी आप पढ़ करके एक आइडिया आप बना सकते हैं अपने माइंड में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बुक में एक एक्सरसाइज है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है आपके लिए ताकि समय कम लगे। यहाँ पे सबसे पहला है डैश इग्नोर। हम लोगों ने जैसा अभी पढ़ा कंप्लीटली इग्नोर, नंबर 1 में होगा कंप्लीटली इग्नोर। नंबर 2 है फ्लैटली, फ्लैटली रिफ्यूज, फ्लैटली रिफ्यूज। नंबर 3 है डैश रिग्रेट, तो डीपली रिग्रेट। नंबर 4 है डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली रिमेंबर। नंबर 5 है बिलीव, डैश बिलीव, फर्मली बिलीव। नंबर 6 है फ्रीली, नंबर 6 है फ्रीली, फ्रीली एडमिट करते हैं हम लोग, फ्रीली एडमिट। नंबर 5 है डैश बिलीव, नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया फर्मली बिलीव। नंबर 7 है इन्वेस्टिगेट, तो नंबर 7 में क्या है फुल्ली इन्वेस्टिगेट। नंबर 8 है पैशनेटली डिफेंड। ओके, ये हो गया होगा। इसके बाद है क्लॉजेज जिसमें डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज हम लोग देखेंगे। पहले रीड द सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ वो हम लोग देखेंगे। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवर।
द हाईलाइटेड क्लॉज इन दिस सेंटेंस इज डिफाइनिंग क्लॉज। ये जो हाईलाइटेड है ये डिफाइनिंग क्लॉज है। कैसे डिफाइनिंग क्लॉज है? अ डिफाइनिंग क्लॉज गिव्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो नाउन होता है, सेंटेंस में जो नाउन होता है, यहाँ सेंटेंस में नाउन जो है द मैन, उसके बारे में उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन देता है। वो मैन जो है वो कंपार्टमेंट में घुसा, है ना, हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट, तो मैन के बारे में एक जरूरी आवश्यक सूचना दिया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफाइनिंग क्लॉज। इफ वी रिमूव द क्लॉज, अगर हम इस क्लॉज को रिमूव कर दें, द सेंटेंस विल लूज इट्स मीनिंग इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक सेंटेंस में, ब्लॉक लेटर्स में जो है, इसको अगर रिमूव कर देंगे डिफाइनिंग क्लॉज को, तो फिर इसका मीनिंग बनेगा ही नहीं। द मैन ब्रोक इनटू माय रिवर, इस कॉन्टेक्स्ट में सही मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। नाउ रीड दिस सेंटेंस, द कपल हु सॉ हर ऑफ, द कपल हु सॉ हर ऑफ वेर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। The highlighted clause in this sentence is non-defining clause. A non-defining clause gives extra information about a noun which already has a clear reference. Noun जिसका एक clear reference है, ठीक है, और उसके बारे में जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है तब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहलाता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय कॉमाज। इसका एक पहचान है, जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है तो उसको मेन क्लॉज से सेपरेट किया जाता है कॉमा यूज़ करके। ये देखिए यहाँ पे कॉमा यूज़ करके सेपरेट किया गया है। द कपल हु सॉ हर ऑफ, जो कपल जो आए थे उस लड़की को ट्रेन के कंपार्टमेंट में छोड़ने के लिए, वो निश्चय ही प्रोबेबली वो उसके पेरेंट्स ही होंगे, है ना। तो उस वो कपल जो आए थे, जो उस लड़की को छोड़ने के लिए आए थे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और कॉमा के साथ उसको सेपरेट किया गया है। कॉमा रहेगा तो वही पहचान होगा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का। तो वही हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ही इज़ द मैन दैट आई मेट यस्टरडे, ये वही मैन है जिसको मैंने यस्टरडे मिला था। तो यहाँ पे इस मैन, ये मैन जो है, नाउन जो है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसी आदमी, यही आदमी से मैं कल मिला था। तो यहाँ पे ये डिफाइनिंग क्लॉज होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कॉमा दे करके सेपरेशन भी नहीं किया गया है। द ऑथर हु इज़ 40 ईयर्स ओल्ड वन एन अवार्ड। अब ऑथर एक नाउन है समझ लो, और वो 40 साल का है और उसको अवार्ड मिला, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया। एक तो 40 साल का है और साथ में अवार्ड वन कर रहा है और कॉमा के साथ सेपरेटेड भी है, तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। द स्कूटर विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड द टेम्पल इज़ माइन। स्कूटर जो टेम्पल के बाहर पार्क किया हुआ है वो मेरा है। द स्कूटर विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड द टेम्पल, ये इंफॉर्मेशन दिया गया स्कूटर के बारे में। स्कूटर मेरा है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन स्कूटर जो बाहर टेम्पल के बाहर खड़ा है, पार्क किया हुआ, वो मेरा है, तो स्कूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा का भी यूज़ नहीं किया गया, ये डिफाइनिंग क्लॉज है, नाउन को डिफाइन किया। दैट्स द गर्ल हु बोरोड बुक्स फ्रॉम मी। दैट्स द गर्ल, वो वही लड़की है जो मेरे से बुक्स उधार ली थी, मेरे से बुक मांग के ली थी, बोरो की थी। तो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, ये डिफाइनिंग क्लॉज है। माई सिस्टर हु लिव्स इन न्यूयॉर्क इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे माई सिस्टर तो है, साथ में वो न्यूयॉर्क में रहती है, इंफॉर्मेशन दिया गया। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि वो हार्ड वर्किंग है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होने की वजह से ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद पंक्चुएशन पॉइंट्स में हाइफन का यूज़ दिया गया है। हाइफन जो हम लोग इस तरह से डैश देते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं नंबर्स के बीच में, ईयर जब हम लोग देते हैं तो हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं। हिंदी में भी हाइफन का यूज़ करते हैं। अ हाइफन इज़ अ शॉर्ट मार्क विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स टू शो दे हैव कंबाइंड मीनिंग। हाइफन से दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, हाइफन दो वर्ड्स के बीच में लगाया जाता है और ये दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में एक कंबाइंड मीनिंग है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू राइट नंबर्स इन वर्ड्स।
जब नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तब भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 ईयर ओल्ड, देखो बीच में हाइफन लगा है 2। मिड अक्टूबर, मिड और अक्टूबर के बीच में हाइफन लगा है। 56, नंबर को वर्ड्स में लिखें और उसके बीच में हाइफन लगाएं। कंबाइंड मीनिंग है, दोनों मिल करके एक कंबाइंड मीनिंग बनाता है। 50 और 6 तो 56 बना। सिर्फ 50 रहेगा तो 50 का अलग मीनिंग है, 6 का अलग मीनिंग है, दोनों मिल गया तो 56 बना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स सर्विंग एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट स्पीच, वन वे स्ट्रीट, चॉकलेट कवर्ड केक। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेज, देन इन योर नोटबुक राइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेज करेक्टली, और इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट भी करना है। तो यहाँ पे द 5 ईयर ओल्ड बॉय वॉज इंजर्ड, तो 5 ईयर ओल्ड ये तो सही है, यहाँ पे हाइफन प्रॉपरली लगाया गया है। सी इज़ अ वेल रेस्पेक्टेड प्रोफेसर, तो ये गलत है, तो इसको सही करने के लिए क्या होगा, वेल और रेस्पेक्टेड के बीच में हाइफन हो जाएगा। असीमाज लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ सिंगर, ये ठीक है। माई मदर हैज़ बिन कॉलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये गलत है, कॉलिंग के बीच में हाइफन नहीं होगा, ये तो एक ही वर्ड है, कॉल प्लस इंग कर दिया गया है, तो यहाँ पे हाइफन नहीं होगा। माई सिस्टर वर्क्स एज अ पार्ट टाइम टीचर, ठीक है। कुड यू गिव मी अ 1/3 ऑफ दैट पीस ऑफ केक, ये भी ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और लास्ट में एक ये दिया गया है, राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है वो हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऑफिशियल पर्पस मीन्स हम लोग ऑफिस में प्रिंसिपल को लेटर भी जब देते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर, हम लोग फॉर्मली वो लेटर लिख रहे हैं। और इनफॉर्मल लेटर इज़ दैट लेटर विच वी जनरली राइट टू आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर कलीग्स, ठीक है, इन एन इनफॉर्मल वे, दैट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे आपको वर्क भी दिया गया है, एन इनफॉर्मल लेटर is written to a friend, relative, or someone with whom one does not have a formal relationship. It is written in an informal or casual tone. और यहाँ पे आपको वर्क दिया गया है कि आपको एक लेटर लिखना है। You spend your weekends volunteering at a boarding school for visually impaired children. Write a letter to your friend telling them about your experience and motivating them to join you in the noble act of volunteering. वॉल्टियर किया गया एक लड़के के द्वारा बोर्डिंग स्कूल में, जो स्कूल जो था वो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का था, मतलब जहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते थे। दृष्टिबाधित मतलब जो लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, उनका विज़न अच्छा नहीं है, वैसा स्कूल, ब्लाइंड स्कूल जो होता है, वहाँ पे वॉल्टियर का काम किया गया आपके द्वारा, और आप वहाँ के एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एक लेटर लिख करके, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना है, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।